जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे जी एनायन गैप के बारे में, ठीक है जी। एनायन गैप हमारे पास क्या होता है? एनायन गैप एक्चुअली आपके प्लाज़्मा जो है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि केटाइन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं और इसके अलावा आपके पास एनायन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है जी। जो आपके पास प्रेज़ेंट होते हैं केटाइन्स उसमें सोडियम प्रेज़ेंट होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं और जो एनायन्स होते हैं उसमें हमारे पास क्लोराइड आयन्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है जी, यूरेट, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेज़ेंट होती हैं। अब ये जो हमारे पास मैंने जितने भी केटाइन्स और एनायन्स आपको बताए हैं, इनमें से कुछ केटाइन्स होते हैं जो कि मेज़रेबल होते हैं, ठीक है, बाय सम एक्सपेरिमेंट्स इन द लैबोरेटरी और कुछ ही जो है वो एनायन्स होते हैं जो हमारे पास मेज़रेबल होते हैं, ठीक है। अब हमने एनाइन गैप में क्या है फॉर एग्जांपल ये कीटाइन है सोडियम जो कि मेजरेबल है हमारे पास, ठीक है, हमारे प्लाज्मा के अंदर। अगर हम लोग दो साइड्स अपने प्लाज्मा की ड्रॉ करें, ठीक है, ये प्लाज्मा ही है आपका सारा, इधर हम कीटाइंस की बात करते हैं, इधर हम एनाइंस की बात करते हैं, ठीक है। अब कीटाइंस कौन कौन से मेजरेबल है आपके पास? मेनली सोडियम आयन जो है वो आपके प्लाज्मा में मेजरेबल है, ठीक है, और ये होता भी 95% है अबाउट। लेकिन जो आपके पास एनाइंस है, एनाइंस की कंसंट्रेशन क्या होती है? एनाइंस की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास कंसंट्रेशन तो यानी सेम ही होती है, इक्वल ही होते हैं केटाइन्स भी और एनाइन्स भी, लेकिन जो एनाइन्स मेजरेबल है उसमें हमारे पास क्लोराइड आयन्स आ जाते हैं और इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये हमारे पास 80% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में और बाकी जो है अदर एनाइन्स वो 20% कंस्टिट्यूट करते हैं। अब क्या है हमारे पास कि हमने ये देखना है कि वो एनाइंस, ठीक है, जो कि मेजरेबल नहीं है, ये तो मेजरेबल थे जिनकी हमने ऊपर बात कर ली, लेकिन जो एनाइंस मेजरेबल नहीं है वो एक गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है, दैट इज एनाइन गैप। अब ये एक्चुअली वो गैप नहीं होती बल्कि हमारी एक्सेस में नहीं है, हम इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते इसको मेजर करने के लिए, दैट इज वाई हम इसको कह देते हैं कि ये गैप है, दैट इज एनाइन गैप, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका एक फ़ॉर्मूला भी हमारे पास होता है। फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि एनाइन गैप जो है इज़ इक्वल टू सोडियम आयन्स केटाइन्स जो हैं वो एक्चुअली मेजरेबल हैं हमारे पास, तो सोडियम आयन्स जो हैं वो अगर हम लोग देख लें और उसमें से माइनस करना होता है हमने, जितने के एनाइन्स हैं वो हमारे पास मेजरेबल होते हैं, क्लोराइड आयन्स प्लस बाइकार्बोनेट आयन्स, ठीक है जी। ये है जी इसका फ़ॉर्मूला हमारे पास, ओके जी। और इसके अलावा हमारे पास ये एनाइन गैप का फ़ॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब एनाइन गैप टोटल होती कितनी है हमारे प्लाज्मा में? नॉर्मली 8 टू 16 मिली इक्विवेलेंट की एनाइन गैप हमारे पास प्रेज़ेंट होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पे पोटेशियम आयन्स होते तो हम पोटेशियम आयन्स को भी साथ ही ऐड करके फिर एनाइन गैप निकालते हैं। अगर इन तीनों की वैल्यूज़ ही आपको दी हुई हैं, ये मैंने नॉर्मल फ़ॉर्मूला बताया कि कैसे हमारे पास 8 टू 16 मिली इक्विवेलेंट आंसर आएगा और इसका भी एवरेज इस इक्वेशन से निकालेंगे तो हमारे पास 12 मिली इक्विवेलेंट आंसर आएगा। ये नॉर्मल एनाइन गैप है, ठीक है। ये नॉर्मल एनाइन गैप को मेजर करने का फ़ॉर्मूला था। अब अगर हम देखें कि एनाइन गैप का मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम 2 कंडीशंस देखेंगे। एक कंडीशन हमारे पास क्या होगी जी कि अगर हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज़ में ये भी होता है ना कि हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन की वजह से हुआ है, हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स की ज़्यादा प्रोडक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्टेट है हमारे पास, वो ज़्यादा प्रोड्यूसर है, बंदा एक्सरसाइज़ कर रहा है, उसके मसल्स को उसके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा इस तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमारे पास एनाइन गैप जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों एनाइन गैप बढ़ जाएगी? हमारे पास इस तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस को जिसमें एनाइन गैप बढ़ जाए हम कहते हैं नॉर्मोक्लोरीमिया। अब क्यों बढ़ती है? एक तरफ थे जी हमारे पास सोडियम आयन्स, ठीक है, दूसरी तरफ थे जी हमारे पास क्लोराइड आयन्स और इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन्स। अगर प्लाज्मा की हम वही वाली 2 साइड्स क्रिएट कर लें, ठीक है जी, ये 2 चीज़ें होगी हमारे पास। अब अगर हमारे पास अब लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, यानी कि वो वाले जो एनाइन्स जो कि मेजरेबल थे ही नहीं, मैंने कहा था जो अनमेजरेबल एनाइन्स हैं, वो क्या थे? लैक्टेट था, सल्फेट था, फॉस्फेट था, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं प्रोटीन्स वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें एल्ब्यूमिन वगैरह आ जाता है। अब हमारे पास पहले जितनी लैक्टेट थी, ठीक है, जितनी एनाइन गैप थी, उसके अंदर अब लैक्टेट ज़्यादा बनना शुरू हो गया, ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या करेगी एनाइन गैप जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन नॉर्मल है, तो हम इसको नॉर्मोक्लोरीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कंडीशन एक हमारे पास हो गई और इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें एक और कंडीशन कि जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसके साथ-साथ जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको
जो एनाइन गैप है वो क्या रहती है, एनाइन गैप इस केस में हमारे पास नॉर्मल रहती है। अब ये क्या कंडीशन है भला, इस कंडीशन में ये होता है कि हमारे पास ये कंडीशन इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये कंडीशन क्यों होती है हमारे पास, हमें वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर सिंपल एसिडोसिस की डेफिनेशन देखें तो ये होती है ना कि बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड आयन जो है इसकी रेशो कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर एसिडोसिस बाइकार्बोनेट आयन कम होने की वजह से हुई है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अगर ये एसिडोसिस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से हुई है तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के कम होने की वजह से अगर होती है, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये जो बाइकार्बोनेट आयन है आपका, ठीक है, ये तो कम हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डायग्राम ड्रॉ की थी कि अगर ये सोडियम है, ठीक है, इधर क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास ये एक एनाइन गैप हमने रखी थी, ठीक है, एनाइन गैप तो अभी भी उतनी ही है, ठीक है, लेकिन जो मेजरेबल के एनाइंस थे हमारे पास वो कम हो गए हैं, ठीक है, इसका लेवल कम हो गया। अब इसके लेवल को कम जो हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज कर जाएंगे, उनका लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देगा, इस तरह से मेजरेबल एनाइंस फिर से हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो बाइकार्बोनेट आयन कम हो रहा था ये हमारे पास, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरक्लोरीमिया भी कहते हैं, और उसमें एनाइन गैप जो है वो नॉर्मल रह रही है। एनाइन गैप क्यों नॉर्मल रह रही है, क्योंकि जितने हमारे पास ये जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, ठीक है, जितने बाइकार्बोनेट आयंस सॉरी कम हुए थे उतने ही क्लोराइड आयंस जो है वो हमारे पास न्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो हमने क्या किया था, अच्छा जी, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब किन किन कंडीशंस में ये होता है, ठीक है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें एनाइन गैप हमारे पास इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो हमारे पास होती हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं भला, उसमें हमारे पास मेथनॉल आ जाता है, ठीक है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आ जाता है, इसके अलावा उसमें हमारे पास आइसोनियाजिड आ जाता है या ऑक्जेलिक एसिड आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है उसमें सैलिसाइलेट्स वगैरह, अगर ये वाली सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास ये वाली कंडीशंस हों या ये वाली चीज़ें इंक्रीज करें तो हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप होगा। लेकिन कौन सी कंडीशंस में हमारे पास एनाइन गैप नॉर्मल रहेगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगा, उसमें हमारे पास आएगा जी आप लोगों के पास क्या आएगा, एडिसन्स डिजीज आ जाएगी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।